वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। क्या लास्ट में क्या लिखा था नोट्स में हमने? वो बस लिखने बाकी है तो पहले वही लिख लेते हैं। तुम बताओगे, मैं लिखूंगी। एनजीआरबी कल क्या क्या पढ़ा था हमने? मैम कल किंग की 4 ड्यूटी। हाँ, कौन बताएगा? रुको, क्या नाम है? शिक्षा, बताओ। किंग की 4 ड्यूटीज। किंग की 4 ड्यूटी। किंग होता है ना, किंग। हाँ हाँ, बताओ। अरे याद करो इसको। तुम समझो ये चैप्टर हम लोग है ना ओपन बुक के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम लोग ओवरऑल पढ़ रहे हैं। ईएसजी का भी कवर हो रहा है इसके अंदर। देखो पहले तो रक्षा है। रक्षा मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे आज मॉडर्न टाइम में? क्या है इसका मतलब? प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड, वृद्धि। वृद्धि मतलब ग्रोथ, किसकी ग्रोथ? स्टेक होल्डर्स की, वो आजकल के टाइम पे। फिर पालन, हाँ तो कंप्लायंस मैनेजमेंट हो गया आज। और योगाक्षमा, सीएसआर। आजकल के टाइम पे सीएसआर उसका मतलब। किसने दिए थे ये 4 ड्यूटीज? कौटिल्य ने। कौन सी बुक में? इतनी रेलेवेंट बात थी उससे जो हमने उठाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था एनजीआरबीसी। तो एनजीआरबीसी बता दो और लिखो भी है, हेडिंग डालो एनजीआरबीसी और बिना देखे बताओ क्या थे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी से। एथिकल होना चाहिए। तुमने वो पढ़ा है क्या, क्या नाम है उसका? सत्यम स्कैम या फिर एनरॉन का? एनरॉन पता है क्या हुआ था? आगे आएगा, बताती हूँ। बहुत फेमस केस है वो, बिल्कुल एथिकल नहीं है तो उनका नाम खराब हुआ ना। तो वही वाली चीजें देखो, ये सीधी सी बात है। एनजीआरबीसी बहुत जनरल बातें करता है कि क्या होना चाहिए, कैसा बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस को क्या करना चाहिए, बेसिक बातें। अच्छा बच्चा होना चाहिए बिजनेस को। लेकिन ये आता है कि एग्जाम में बिल्कुल रेलेवेंट है और दोनों ही जगह है। ईएसजी में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम उसी तरीके से पढ़ लेते हैं जैसे हम ओपन बुक के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग ईएसजी का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ है पर फिर भी देखो। एथिकल क्या होना चाहिए? और ट्रांसपेरेंट और ये बिजनेस को होना चाहिए, ये बेसिक बातें हैं। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस, जो कि क्या हो? सस्टेनेबल एंड सेफ। लिख लो, इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय वेलफेयर लिख लूं। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे हैं। एम्प्लॉयज वेलफेयर से रिलेटेड ही बहुत सारे की ह्यूमन राइट्स की। हाँ, एक तो वेलबींग, और रिस्पेक्ट या प्रोटेक्ट, शॉर्ट में लिख लो इनको। फिर प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ कुछ था ना? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबकी ग्रोथ, सबको इंक्लूड करके ग्रोथ। मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ अपनी ग्रोथ देख रही है, उसके शेयर होल्डर्स की नहीं देख रही, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब जो कंपनी से जुड़ा हुआ उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब बस मेनली तो इतने ही है, बाकी अदर्स जो भी हो। अच्छा हाँ, वो इंपॉर्टेंट है, लिखो। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, क्या? कौन सा? अब कहाँ लिखे इसको? अरे हम लोग तो वैसे भी सीरीज में याद नहीं कर रहे ना, हम लोग तो बस मेन पॉइंट्स ले रहे हैं इससे। बताओ। और एक वो कंज्यूमर्स का वेलफेयर, करना तो होगा, लेकिन हमारे पास तो ओपन बुक है ना, छापना तो हमें वैसे भी छाप सकते हैं। हमें बस पॉइंट्स याद होने चाहिए ताकि हम कनेक्ट कर सके अगर हमें किसी आंसर में इसको लिखना हो तो। ठीक है, एटसेट्रा। काफी पॉइंट्स हो गए, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग जो जो हमें मेनली याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एनजीआरबीसी याद आ जाए बेसिकली।
प्रॉपर फॉर्मेट में तो तुम्हें ईएरजी में लिखना पड़ेगा अगर ये आ गया तो। हम तो यहाँ पे तो बस इतना पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये आइडिया रहे कि एनजीआरबीसी में क्या बातें लिखी हुई हैं, ताकि उससे रिलेटेड हमारा आंसर में कुछ चीज़ आए तो हम लोग नोट डाउन कर सके। मैंने एक कमेंट वाला क्वेश्चन लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था? विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवाया तो था। एक और लिखो कमेंट क्वेश्चन। ये लिख लिया क्या सबने? लिखो। मतलब ये बस वो है, क्वेश्चन है ऐसे रैंडम, तो मतलब सरप्राइज एलिमेंट ना रहे एग्जाम में, बस इसलिए। हो गया? एक क्वेश्चन लिख लो बस। A man can live individually but can survive only collectively. Comment. समझ लो बस क्या कहना चाह रही है। और सोसाइटी को भी। सोसाइटी की बात है, अगर कंपनी है ना सिर्फ अपने बारे में सोचेगी तो वो जी तो सकती है पर सरवाइव कैसे करेगी? मतलब बॉयकॉट कर देंगे कौन? सोसाइटी उनको। अगर बहुत ही ज़्यादा मान लो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, बिल्कुल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, कोई गाइडलाइंस नहीं मान रही, सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर रही, तो ऐसी अगर कंपनी है थोड़ी बदतमीज़ टाइप की, तो वो सरवाइव थोड़ी ना करेगी। चाहे थोड़े टाइम जी ले बट सरवाइव नहीं कर सकती सोसाइटी के अंदर। तो वही ये सीएसआर की ही बात है, ये घुमा के पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे। ठीक है, तो एक दो स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं ना बुक से, तो पहले से हमें याद रहता है कि चैप्टर 1 में कहीं ना कहीं इसको ढूंढना है। ठीक है, ये पहले वाले मॉड्यूल में तो था, तुम्हारे वाले में है क्या देखना एक बार। ये एक टॉपिक दे रखा होगा, हेडिंग दे रखी होगी हिस्ट्री, उसके अंदर ये लाइन है क्या एक बार देखना। तो फिर इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो। तो इसको हाईलाइट कर लो अगर ये कलेक्टिवली और ये सारी चीज़ें दे रखी है तो। हाँ, अरे टॉपिक काम का नहीं है, पर ये लाइन से क्वेश्चन आ सकता है ना, वो लोग ऐसे ढूंढ के देते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ पे लिखी हुई है लाइन, बुक में कैसे मिलेगी हमें ये लाइन, वो वाली बात है। तो इससे अच्छा हाईलाइट करके रख लो पहले से। जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो हम लोग हाईलाइट पहले ही कर लेते हैं, ताकि पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, कट ही करो पैराग्राफ को। तो जो आसपास लिखा हुआ ना इसके, पहले तो वो पूरा लिखो, फिर अपने लैंग्वेज में लिख दो कि सीएसआर क्यों ज़रूरी है, सोसाइटी। वैसे भी हम लोग लिखना तो अपने मन से ही है इसको, ठीक है, कितना याद कर लो, और याद करना भी क्यों, बुक है तुम्हारे पास। तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जैसे हमने वो पढ़ा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें मिलेगी नहीं वो लाइन, है ना। वो अगर लाइन मिल जाएगी तो उसके आसपास का लिख दो ना, तो उसको सजेस्टेड आंसर में तुम्हारा आंसर सेम मिल जाएगा कि इन्होंने ढूंढ लिया, देखो। ठीक है, और साथ में अपना एनालिसिस भी लिख दो कि कहना क्या चाह रहा है, अपना इंटरप्रिटेशन भी लिख दो, तो फुल मार्क्स आ जाएंगे ना। समझ में आई चीज़, वो वाली बात है। लाइन मिलेगी कब, इतना बड़ा पैराग्राफ है, हम लोगों ने हाईलाइट करके रख ली ना, तो मिल जाएगी। ठीक है, और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 से पढ़े थे, एक दो और स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, वो भी बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, जैसे पिछली बार चैप्टर 2 और 3 में से मैंने एक स्टेटमेंट क्वेश्चन करवाया था कि है ना, सीएसआर है ना प्रोएक्टिव और सिनर्जिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, तो वही उन्होंने केस स्टडी बेस्ड पूरा जो भी पैराग्राफ था ना बुक के अंदर, वही दे दिया पूरा। तो उनको क्लिक हो गया होगा ना, अरे मैम ने ना ये एक लाइन लिखवाई थी, तो है ना ये तो चैप्टर 2 में लिखी हुई है हमें नोट्स में, तो तुरंत चैप्टर 2 पे पहुंच गए होंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स जिनको ये लाइन पहले नहीं पढ़ी हुई उनकी, वो ढूंढे होंगे पहले कि कहाँ दे रखी है, और ढूंढेंगे भी नहीं, उनको तो लगा होगा ना ऐसी रैंडम कोई केस स्टडी है, उनको क्या पता बुक की छापी हुई पैराग्राफ है। समझ में आया, क्योंकि पढ़ के तो कोई जाता नहीं इसको।
क्लियर हो गया। तो हम लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन जितने भी कवर होते हैं, और भी हो सकते हैं बुक के अंदर, कहीं से भी दे सकते हैं, वो तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, लेकिन जो जो स्टेटमेंट बन रहे हैं ना बढ़िया क्वेश्चन कमेंट वाले, वो हम पहले कवर कर लेते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई हिस्ट्री और ट्रिपल बॉटम लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ, कौटिल्य वाली 4 ड्यूटी, किंग की जो कनेक्टेड है उसमें योगाक्षम आ गया था, जो CSR ही होता है पुराने ज़माने वाला, तो वो कनेक्ट हो गया था, इसलिए हमने ESG का कंप्लीट कर लिया। फिर NGRBC दोनों में कॉमन है, और NGRBC का क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं आएगा कि स्टेट द 9 प्रिंसिपल ऑफ NGRBC, ऐसा क्वेश्चन आएगा ESG में, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड आएगा। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था कि भाई एक कंपनी है, वो मतलब CSR करके बैठी है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो ESG कॉन्शियस भी हो। ESG कॉन्शियस कब होगी? जब उसका प्रोडक्ट बढ़िया होगा। जैसे मैगी है, मैगी बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने एग्जांपल दिया था, तो मैगी बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकती है, सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल काम कर सकती है, पर वो ESG कॉन्शियस फिर भी नहीं है, मैगी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाती, बच्चों को खराब कर रही है। समझ में आई चीज़? तो एक चीज़ ये भी लिख लो क्वेश्चन, वेदर अ कंपनी विच इज CSR compliant can still be ESG conscious। कुछ हाँ, तुम ऐसे बोलोगे एज पर प्रिंसिपल सेकंड ऑफ NGRBC, सामने होगा तुम्हारे को, तुम्हें ये रटना तो है नहीं, तुम देख लो कि कौन सा प्रिंसिपल अट्रैक्ट हो रहा है। तो एज पर प्रिंसिपल सेकंड ऑफ NGRBC वी कैन स्टेट दैट, सिर्फ वो भी नहीं है, ह्यूमन राइट्स तो सब कुछ है। जैसे मैंने कल तुम्हें अमेजोन वाला एग्जांपल दिया था कि भाई वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना खर्चा करती है, सोसाइटी सब कुछ है, पर स्टिल वो बकवास और वेल गवर्न नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ बहुत दुखी हैं उनसे, है ना, बहुत सारे केसेस है। इसलिए ESG रेटिंग उनकी BBB है, एवरेज होती है, जो इतनी बड़ी कंपनी की इतनी खराब रेटिंग है ना। क्यों है? क्योंकि वो ESG कॉन्शियस नहीं है, सिर्फ CSR करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ESG ज़्यादा वाइड है कि CSR? ESG गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब बढ़िया होना चाहिए सब कुछ, CSR मतलब बस सोसाइटी का थोड़ा काम कर दो, ठीक है। हाँ, कि हाँ वही ना कि CSR इंक्लूड्स ESG कॉन्शियसनेस, और लेकिन ESG नहीं, उल्टा बोल दिया, ESG इंक्लूड्स CSR बट CSR डज नॉट इंक्लूड ESG। ESG ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। जैसे इसी बुक के अंदर की मैं बात करूँ ना, तो हम लोग पार्ट ए में तो CSR पढ़ते हैं, तो वो बस वो खर्चा करना है, 2% खर्चा करना है, उसे के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है ना सोशल गवर्नेंस का, वो अगेन ESG बेस्ड है। ESG की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस, उसका सोशल गवर्नेंस ही तो है पार्ट भी यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, बस इन्वायरमेंट की बात कम है, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर भी कवर हो रहा है साथ के साथ आपका चैप्टर 14 ESG का। कहाँ तक कवर किया अभी तक हमने इसको? इसमें तो ज़्यादा बातें ही नहीं है। देखो अगर तुम वहाँ का चैप्टर 1 कंप्लीट करोगे ना CSR का, तो यहाँ का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इतना छोटा है यहाँ का। हाँ ESG का तो समरी है उसकी। कहाँ पहुँच गई मैं बातों में। देखो ये हमने जनरल बातें टिक कर ली, एक बार ESG की बुक निकाल लो, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया, कॉर्पोरेट सिटीजन और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट करते जा रहे हो ना तुम साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये 2 लोगों का नाम, स्टेक होल्डर थ्योरी, ये वाला कर लिया। सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है नहीं। और अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आपका मेन प्रोविजन, वहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर सेक्शन, ठीक है। हाँ मैं बोल रही हूँ यहाँ तक अपना हो गया है, इससे बियॉन्ड अपन ने और भी बहुत बातें कर ली है। NGRBC भी कवर कर लिया, जो CSR से अट्रैक्ट हो रहा है वो भी देख लिया प्रैक्टिकली, और कौटिल्य की वो फर्स्ट चैप्टर से ड्यूटीज भी देख ली। तो जहाँ जहाँ CSR अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो भी हमने एक साथ ही पढ़ लिया, जितना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वो आ सकता था, ठीक है। अब हमें सेक्शन पे आना है, प्रॉपर रेगुलेशन पे आना है, ठीक है। आ जाओ लिखो। अब एक काम करो, अपनी बुक्स बंद कर दो और खाली यहाँ पे फोकस होना चाहिए बोर्ड पे। बंद कर दो, बंद कर दो।
कुछ टिक नहीं करना, कुछ हाईलाइट नहीं करना, हम रीडिंग करेंगे वापस से, ठीक है। अभी बस याद करने में फोकस रखो कि क्या क्या चीज़ें मैं पूछ रही हूँ और क्या क्या क्वेश्चंस अट्रैक्ट हो सकते हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम याद करेंगे सेक्शंस। मैं सेक्शंस याद नहीं कराती अगर सिर्फ ओपन बुक में होता है ये चैप्टर, क्योंकि सामने लिखा सेक्शन याद करने की क्या जरूरत है। पेनल्टी, सेक्शन, रूल नंबर, रूल का नाम, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बुक में है हमारे पास, देखो और चिपकाओ, ठीक है। लेकिन सेम बात ईएसजी में है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना वो याद कर लेते हैं। सेक्शन तो तुम्हें पता ही कौन सा है, 135 तो तीन चीजें इसमें। सबसे पहले सेक्शन 135, हाँ, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये हो गया। और रूल भी होगा, रूल का नाम बता दो। CSR पॉलिसी रूल 2014, सीएसआर पॉलिसी रूल्स, 2014। रूल्स एक साल बाद ही आते हैं, मैं पता है। और स्केड्यूल कौन सा है, मेन, जिसमें हमें लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ही होती है हमेशा, हाँ, ठीक है। तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम सेक्शन 135 कवर करेंगे, ठीक है। कॉपी तो निकालो, बुक बंद करने बोला था। तो ये तीन चीज़ लिख लो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो हमारा, पहले हम याद करेंगे सेक्शंस। तो तुम्हें याद है तो बता दो। सेक्शंस मतलब सब सेक्शंस भी याद करेंगे, बताओ। हाँ, बहुत इजी है। सब सेक्शन 1 में क्या होगा तुम बताओ, लिमिट आएगी। अगर कोई चीज़ तुम पे एप्लीकेबल ही नहीं होती तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन करेंगे कि उस चीज़ की। तो सब सेक्शन 1 में सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी और लिमिट होती है, ठीक है। देखो, लिमिट्स, एप्लीकेबिलिटी। सबसेक्शन 2, देखो अगर आप पे सीएसआर की लिमिट्स लगती है तो आपको फिर सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। तो इसमें हमने कमेटी बनाई होगी, अप्लाई हुआ होगा तो उसका डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में देना होता है सबसेक्शन 2 में। कनेक्टेड स्टोरी है इसलिए मैं याद करा रही हूँ, नहीं तो मैं सबसेक्शन याद ही नहीं कराती, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में आपको सीएसआर कंपोजिशन बताना, कमेटी का कंपोजिशन। अब कमेटी की बात हो रही है तो उसके फंक्शंस होंगे। तो सबसेक्शन 3 में क्या है, फंक्शंस। देखो दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनो, दो चीज़ें। एक तो ईएसजी में आपको ये सेम चैप्टर है तो मैं चाहती हूँ वहाँ के लिए भी तुम याद करके जाओ। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि तुम्हें सबसेक्शन याद है और जल्दी जल्दी तुम बुक ओपन कर रहे हो और तुम्हें सबसेक्शन दिख गया तो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा ना। कुछ चीज़ें तो याद कर लेनी चाहिए ना हमें, सेफ एंड के लिए। टाइम वेस्ट हो रहा है तो नहीं है, टाइम नहीं बचा तो भी तुम्हें खुद से मन से ही लिखना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पे, ठीक है। और ईएसजी के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ने ही। मैं बता मेरा क्या ऑब्जेक्ट है कि तुम्हारे ईएसजी से कोई भी क्वेश्चन आए सीएसआर का, चाहे यहाँ पे आए ये लिमिट बेस्ड वाले और सेक्शन वाइज, ठीक है, तुम्हें सब याद ही होना चाहिए। ओपन बुक की बात ही नहीं है। अगर वो चैप्टर वहाँ नहीं होता ना ईएसजी में, मैं कसम से ही नहीं करवा रही होती तुम्हें, ठीक है। पर वहाँ पे भी तो आ सकता है, वही वाली चीज़ है। और बहुत ईजी है, ऐसे कोई रटने वाली चीज़ ही नहीं है इसमें, बहुत स्टोरी वाइज है। सबसे पहले लिमिट, देखो लिमिट में अगर तुम फॉलो ही नहीं करोगे तो तुम्हें टेंशन होगी कि सीएसआर करने की। तो क्लाइंट तुमसे आगे पूछ रहा है या फिर कंपनी पूछ रही है कि हमें सीएसआर करना है क्या, आप बता दो। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, लिमिट्स। तो पहला सबसेक्शन किसका होगा, लिमिट्स का। अब लिमिट्स आई होगी तो तुम्हें कमेटी बनानी पड़ी होगी। तो कमेटी में कौन बैठा ये बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो। अब कमेटी बनी है तो कुछ काम करेगी, तो फंक्शंस, हाँ, कंपोजिशन, फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी, फंक्शंस आ गए, ठीक है। और एक और चीज़ है, जैसे तुम आंसर लिख रहे होंगे ना तो तुम्हें ऐसे रेफरेंस देना होगा एज पर सबसेक्शन 4 में जो दे रखा है, एज पर ये, ताकि आपका थोड़ा आंसर प्रोफेशनल लगता है। क्योंकि वो तुमसे एक्सपेक्ट ये करेंगे ना कि तुम्हारा आंसर सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारे पास बुक तो है। तो इसलिए अगर तुम्हें थोड़ा सा याद होगा ना तो तुम्हारा आंसर अच्छा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और सबसेक्शन 4 फंक्शंस, अभी हमने किसने बोले, सीएसआर कमेटी के, अब बीओडी के, फंक्शंस ऑफ बीओडी। अभी कमेटी की बात कर रहे थे, अभी बीओडी की बात करेंगे, ठीक है। पूरा लिख देते हैं, फंक्शंस ऑफ बीओडी। ये तो पूरा चैप्टर तुमने उसमें पढ़ा होगा ना, एग्जीक्यूटिव में। हाँ,
इसमें तो पूरा आता है खर्चा, भाई कितना खर्चा करना है हमें, एक्सपेंडिचर ऑन CSR। अनस्पेंट अमाउंट, खर्चा नहीं हो पाया तो, हाँ सेम वही है, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, बस पढ़ना बहुत वाइड तरीके से है। वहाँ तो क्या सिर्फ प्रोविजन थे एग्जीक्यूटिव में, यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, पेनल्टी। सब सेक्शन 8 कुछ काम का नहीं है तो स्किप ही कर देते हैं, 9 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। लिख तो लो बट ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसको, मतलब CG डायरेक्शंस दे सकता है किसी को भी CSR के रिगार्डिंग। और इसमें क्या है, एग्जम्पशन, किसको कमेटी नहीं बनानी, एग्जम्पशन फ्रॉम फॉर्मिंग CSR कमेटी। वो इसमें नहीं आता, वो रूल कवर करता है। अभी तो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर हम रूल पढ़ेंगे, जो मेन मेन रूल है वो भी याद करेंगे। इसमें तुम्हारा खत्म है ESG वाला चैप्टर, तो इतने में ही यही है बस ESG का चैप्टर, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और ESG का चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक दो चीज़ें दे रखी है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो तो मेरे अकॉर्डिंग तुमने पढ़ भी लिए होंगे, चैप्टर 15 में भी है, क्योंकि वो 15 में है और डिटेल में भी है। तो वो 17 गोल्स होते हैं, वो दे रखे हैं, और एक दो चीज़ें और है लास्ट में बचेगी, वो हम ESG से कवर कर लेंगे। बाकी पूरा चैप्टर ESG का इतना ही है। इसी चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल्स दे रखा है ना, वो इसी में चैप्टर 14 में ही दे रखा है। इसमें भी दे रखा है और उसमें भी है, इसलिए नहीं है तो 13 में होगा। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ, तुम्हारा चैप्टर 13 है ना ESG का, उसमें बहुत डिटेल में दे रखे हैं वो 17 गोल, सिर्फ नाम नहीं है ही नहीं क्या तुम्हारे? ऐसे कैसे हो सकता है, रुको मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से याद है ये बात। रुको 1 मिनट, मतलब डिटेलिंग में नहीं दे रखा तुम्हें 17? अच्छा रुको 1 मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल। किसका? एक्शन प्लान कमेटी बनाती है, तो ये जो हमने पढ़ा लिखा है ना सब सेक्शन 3, तो उसमें ही कमेटी ही बनेगी, फंक्शंस में ही आएगा एनुअल एक्शन प्लान बनाया। और एनुअल एक्शन प्लान एक्चुअली दे रखा है रूल 5 में, तो रूल्स कवर करते हैं। ये जो बहुत डिटेलिंग वाली चीज़ हमेशा रूल ही कवर करते हैं ना, सब सेक्शन और सेक्शन तो खाली ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं कि ये कर लेना। जो डिटेल में ना कि एनुअल एक्शन प्लान बनाना है तो कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या बातें होगी, ये सब रूल की बातें। रूल 5 बोलता है एनुअल एक्शन प्लान का, सेक्शन कवर ही नहीं करता रूल उसको, एनुअल एक्शन प्लान को। अभी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। ये तो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया लगता है, पहले तो था पिछले सिलेबस तक तो। या तो 13 है या फिर 15 है। रुको 1 मिनट, ये रहा ना, ये रहा 15 में देखो, ये जैसे तुमने नो पॉवर्टी पढ़ा होगा, इसकी डिटेलिंग भी दे रखी है तुम्हें यहाँ पे। पेज नंबर बताओ भाई। अच्छा तुम्हारे कंपाइलर में नहीं है, तो तुम्हारे मॉड्यूल से तो बना है कंपाइलर, मॉड्यूल में भी नहीं होगा फिर। अच्छा तो ये यहाँ के लिए तो नहीं है रेलेवेंट, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग करेंगे हम CSR के लिए इसको। 15 में, क्योंकि ये 15 में, चैप्टर 15 याद था मुझे, 13 या 15। इन्वायरमेंट की बात है ना, इन्वायरमेंट में ज़्यादा डिटेलिंग में दे रखा तुम्हें। ये देखो जैसे तुमने ये नाम पढ़े ना, इसके आगे डिटेलिंग में देखो, यहाँ पे डिटेल्स है। हाँ 0 अंगर आया था ना, तो इसमें डिटेलिंग में क्या लिखोगे, ये देखना पड़ेगा मेरे को। मैं एक काम करूंगी, मैं देख के बताऊंगी तुम्हें दोनों का ही, CSR का भी और उसका भी। मॉड्यूल है ना तुम्हारे पास ESG का और CSR का, दोनों का मेरे को देना एक बार, मैं चेक करके बता दूँ कि क्या रेलेवेंट है, क्या एडिशनली ऐड करना है या क्या करना है, मैं बता दूँ।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ईएसजी में तो नहीं आते। सुनो, ऐसे फालतू क्वेश्चन ईएसजी में कभी नहीं आएंगे कि डिटेल में ये पूछ लिया। पहली बात तो ये 17 गोल ही नहीं पूछेंगे ईएसजी में कभी भी, इतने फालतू क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाई लेवल रहता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन ये सीएसआर के लिए तो रेलेवेंट है ना, तो मुझे तो देखना पड़ेगा ये कि तुम्हारे कंपाइलर में क्या है और मॉड्यूल में क्या है। तो मुझे है ना ईएसजी का मॉड्यूल तो मेरे पास होगा, कंपाइलर यहाँ से ले लूँगी मैं, तुम सीएसआर का मॉड्यूल दे देना बस मुझे, आईसीएसआई वाला लेटेस्ट वाला, क्योंकि तुम्हारा सबसे अप टू डेट होगा क्योंकि तुमने अभी मंगवाया है, ठीक है। चलो पहले तो इसको याद करो। सब सेक्शन 1 किसके बारे में? लिमिट्स पता चल गई तो तुम्हें पता चल गया तुम्हें कमिटी बनानी है। कमिटी में कौन बैठा वो बता दो सब सेक्शन 2 में डिस्क्लोज करके बोर्ड रिपोर्ट में। अब कमिटी बन गई तो काम करेगी, तो फंक्शंस, काम कमिटी करेगी या बोर्ड नहीं करेगा क्या? तो बोर्ड के फंक्शंस। अब कमिटी सब बना दी, अब एक्चुअल में काम करना है तो खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा या तो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो अनस्पेंट अमाउंट होगा, वो सब सेक्शन 6। और क्योंकि तुमने है क्या मॉड्यूल में है टेबल, तो फिर अपन सीएसआर के उससे पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूल से पढ़ेंगे। तो एक काम करो, सुनो, जब तुम सीएसआर पढ़ो ना तो फिर ईएसजी का मॉड्यूल से पढ़ो। फिर सीएसआर में 2 जगह से पढ़ना है, कंपाइलर, सीएसआर का कंपाइलर, क्योंकि उसमें एडिशनल चीज़ें मैंने डाल रखी है तभी मेरे को टाइम लग रहा है उसको देने में। और दूसरा ईएसजी का मॉड्यूल लिया करो, कंपाइलर से मत पढ़ा करो। सुनो, जब तुम ईएसजी पढ़ो ना तो उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा बकवास में दे रखा है और वो हमें रटना है, तो उसमें से जो मैम ने कटवाया है ना उसको मत पढ़ो, रहने दो, ठीक है। कुछ सोच समझ के कटवाया है वो, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये कि गोल्स और टेबल्स, पहली बात तो गोल्स ही नहीं पूछेंगे तो उनकी डिटेलिंग क्यों पूछेंगे। और केसेस भी फालतू के दे रखे हैं वहाँ पे बहुत सारे, जैसे वो अमेजोन वाला बताया था, पर वहाँ रेलेवेंट नहीं है, पर यहाँ तो पूछ सकते हैं ना, या तो ओपन बुक है, यहाँ पे तुम बुक लेके जाओगे ईएसजी की तो उसमें से तो कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारा मॉड्यूल पूरा कवर होना चाहिए, ईएसजी का भी और यहाँ का भी। तो यहाँ का जो कंपाइलर है ना वो तो मैंने बनाया है और वो कॉपी पेस्ट है, उसमें से मैंने कुछ कटवाया नहीं है, क्योंकि जब बुक से ही आना है तो बुक तो पूरी लेके जाएंगे ना हम लोग, उसमें कट क्यों करवाएंगे, समझ में आई चीज़। लेकिन वहाँ पे बहुत इररेलेवेंट चीज़ें दे रखी है ईएसजी में रटने वाली, तो वो कंपाइलर से पढ़ो, वो मॉड्यूल से मत पढ़ना। वैसे हमारे पास कंटेंट कम है क्या ये, हाँ देखो ईएसजी के मॉड्यूल के बिना तो तुम पेपर ही नहीं दे सकते सीएसआर का, तो आधा पेपर तो ईएसजी से आता है। नहीं वो तो हम कवर करेंगे ना, मैं बताऊंगी तुम्हें हर जगह। जैसे मैंने वो बताया कि स्टार्टिंग में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने कौटिल्य वाला लिया ना ईएसजी से, मेरे को तो पता है दोनों मॉड्यूल पढ़े हुए अच्छे से मैंने, तो मेरे को तो पता है ना कौन सा कंटेंट कहाँ से उठाना है। अब ईएसजी पूरा भी रेलेवेंट नहीं है, जैसे तुम्हारा एक चैप्टर डेटा गवर्नेंस, फालतू चैप्टर है बिल्कुल, वो यहाँ पे बिल्कुल लेना देना नहीं है, ब्राइबरी कुछ भी नहीं है। एथिक्स इंपॉर्टेंट है जैसे उसमें, क्योंकि सीएसआर कोई एथिकल कंपनी है वही सीएसआर करेगी, तो एथिक्स इंपॉर्टेंट हो गए वापस से। पर ये ब्राइबरी, करप्शन और अपना वेबसाइट के डिस्क्लोजर्स, डेटा गवर्नेंस, उनसे हमें क्या मतलब है। हाँ यही मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं यही बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। जब तुम ईएसजी पढ़ो ना तो कंपाइलर से पढ़ो, क्योंकि हमारे पास डेटा कम तो है नहीं कि तुम मॉड्यूल उठा के पूरा पढ़ने जाओगे तो कुछ याद नहीं होगा फिर। तो जो रेलेवेंट चीज़ें मैम ने रखी ना कंपाइलर में, वो ईएसजी के लिए वही पढ़ो घर पे और वैसे ही पढ़ो जैसे मैम ने बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैठो ना तो ऐसे सोच के बैठा करो कि तुम्हारी बुक लेके जानी है तुम्हें, तो वो तो फिर पूरा कंटेंट होना चाहिए ना हमारे पास, एरा गेरा, क्योंकि हाँ मॉड्यूल लेके आना ईएसजी का, तो तुम्हारे टेबल पे ना दोनों होना चाहिए, ईएसजी का भी और सीएसआर का भी, जब तक कंपाइलर नहीं मिल जाता सीएसआर का। समझ में आई चीज़, ठीक है। देखो साइड में रखते हैं बच्चे, अरे मैं बोल रही हूँ मेरी हाइट से बड़े बुक्स थी, इतनी सारी बुक्स थी, हाँ बैठने का बराबर वैसे आ रही थी बुक्स। अब मैं छोटी सी हूँ, वो बात अलग है। देखो चलो याद करो इसको, क्या करने लगे तुम। खर्चा करना है सब सेक्शन 5 में, नहीं हुआ तो अनस्पेंट अमाउंट रह जाएगा तो सब सेक्शन 6, और क्योंकि अनस्पेंट अमाउंट रहा है तो पेनल्टी सिर्फ सब सेक्शन 5 और 6 की है, बाकी प्रोविजंस की नहीं है। जैसे मान लो तुम्हें कमेटी बनानी थी, तुमने नहीं बनाई, उसकी पेनल्टी गिवन ही नहीं है लॉ में, ठीक है। पेनल्टी सिर्फ किसकी है, अगर तुमने ये जो अनस्पेंट अमाउंट रख दिया और इसको ट्रांसफर भी नहीं किया, जो भी चीज़ें उनके बारे में, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते थे, स्टार मार्क कर लो, सब सेक्शन 5 और 6, हाँ इसको, इन दोनों को। 8 वाला ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं, लास्ट में क्या एग्जम्पशन, ठीक है। अब याद आ जाएगा।
पुरानी बात हो गई, तुम लोगों ने भी तो 1 साल पहले ही पढ़ा है, 1 साल हो गया तुम्हें पढ़े हुए ये। क्या पढ़ा हुआ ही नहीं है? 1 करोड़ की होती है, या फिर ट्वाइस द अमाउंट कंपनी पे, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 2 लाख कुछ की होती है। उसको छोड़ो। अब हम सबसे पहले कौन सा सेक्शन लिख लिया कि सब नहीं है? याद भी हो गया, सब सेक्शन भी याद हो गए। अब सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, लिमिट्स का, एप्लीकेबिलिटी का। तो तुम्हें पता ही होगा, बताओ लिमिट। एवरी पब्लिक कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, और किसी ने तो देखा, इसको कट करके लिखो। कैसे फ्लो में बोले जा रहे हैं, हमें पता है मैम नेटवर्थ ये फलाना ढिमकाना, अरे पब्लिक कंपनी जग रही हो ना तुम, तो इसको ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है। क्योंकि हम लोग पता है मोस्टली जो लिमिट्स पढ़ते हैं ना, चाहे ऑडिट कमेटी की तुमने पढ़ी होगी, वो हर जगह हम एवरी पब्लिक कंपनी लिखते हैं, तो हमारी आदत हो जाती है। तो इसको ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है, एवरी पब्लिक कंपनी करके पब्लिक को कट करके लिखना, ठीक है? क्योंकि अभी तो तुम्हें याद है, बट बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेटवर्थ हो गया, टर्नओवर बता दो। 1000 करोड़ और मोर, और तो लिमिट सबको याद है, सबकी चेक करनी है। इमीडिएटली प्रिसीडिंग नहीं, वो तो खर्चा है, वो तो 2% वाला खर्चा है ना, वो 3 साल का है। हाँ, पहले 3 था। अरे तुमने ओल्ड सिलेबस से पढ़ा हुआ है ना, तब 3 था। हाँ, तब 3 था, अब चेंज हो चुका है। जस्ट पहले वाला देखना होता है, पिछले साल का सिर्फ, ठीक है? नहीं, तुमने नहीं पढ़ा ये सब, तुम्हारे इमीडिएटली था उस टाइम पे भी, ठीक है? ठीक है, तो अब यहीं पे बनाओ। जब हम एवरी पब्लिक कंपनी की बात करते हैं या एवरी कंपनी की बात करते हैं, तो इसमें कंपनी का मतलब क्या क्या है बताओ? लिस्टेड है क्या? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब आ रही है ना इसके अंदर। और मेरे को एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी को करना पड़ेगा कि एवरी कंपनी? तो फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड कर देंगे हम लोग। हाँ, कनिका क्या बोल रहे हो, फॉरेन कंपनी होगी कि नहीं होगी? फॉरेन कंपनी को करना होता है। एक बात, इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है हमने माना, पर बिजनेस तो इंडिया में कर रही है ना, कमा रही इंडिया के लोगों से है, तो क्यों नहीं करेगी अगर लिमिट में आएगी तो, ठीक है? अच्छा, मेन क्वेश्चन है सेक्शन 8 कंपनी का, क्योंकि वो तो पहले से सारा भलाई का काम कर रही है, तो उसको करना होगा क्या? नहीं करना होगा पक्का? कनिका कर ही रही है, अच्छा करना होगा उसको भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को भी करना होता है अगर उसने लिमिट क्रॉस कर दी। इतना कमा रहे हो या डोनेशन ही तुम्हारा इतना है, तो थोड़ा और लगाओ सोसाइटी पे। तुम जो खर्चा कर रहे हो, तुम्हारी डेली एक्टिविटीज है, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन CSR तो सबको ही करना पड़ता है। एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी, ठीक है? सेक्शन 8 को भी करना पड़ता है अगर उसने लिमिट क्रॉस करी तो। समझ में आई चीज? डोनेशन प्रॉफिट भी होता है। जैसे आपने कोई मान लो कि सेक्शन 8 कंपनी जितना भी डोनेशन उससे उसने हॉस्पिटल खोला, ठीक है? हॉस्पिटल खोलने के बाद वो एक बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, बाकी हॉस्पिटल से बहुत कम, तो कुछ तो प्रॉफिट आएगा ही, ठीक है? और जगह जगह खोल रखे बहुत बड़े, जैसे टाटा फाउंडेशन है ना? पहले बात तो वो टाटा ग्रुप का पार्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको डोनेशन बहुत ज़्यादा देती है गवर्नमेंट की तरफ से, जगह जगह उसको अथॉरिटी से डोनेशन मिलती है, तो आप अलग से करो फिर। तो या तो तुम लिमिट में आओ मत, प्रॉफिट होगा तभी तो करोगे ना। लिमिट में नहीं आ रही सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं करना, बात खत्म। अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही इतना है, डोनेशन ही इतना है, तो करो फिर। समझ में आई चीज? अच्छा एक बात बताओ, होल्डिंग कंपनी को अगर करना है CSR, तो क्या उसकी सब्सिडरी को भी करना पड़ेगा क्या? अगर होल्डिंग कंपनी कर रही है, होल्डिंग कंपनी, तो क्या उसके सब्सिडरी को करना जरूरी है क्या? तो नहीं तो नहीं करना। तो तुम कह रहे हो कि अगर होल्डिंग कंपनी को CSR करना है तो उसकी सब्सिडरी को नहीं करना पड़ेगा अगर उसकी लिमिट कम है, तो यही बोल रहे हो? या करना पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली?
समझ में आया? होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी को नहीं करना होता, कंपनी स्पेसिफिक है CSR, ठीक है? तो होल्डिंग कंपनी को अलग से करना है लिमिट के अकॉर्डिंग और सब्सिडरी को अलग से करना है। ऐसे चार्ट बनाओ पूरा इसका। अरे लिख लिया क्या? तो वो समझो, जैसे कोई होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है? हमें पता है सब्सिडरी कंपनी कब बनती है, कब बनती है? 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर अगर होल्डिंग कंपनी के पास है, या कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ द BOD, ये हमें पता है, ठीक है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, तो कुछ लिमिट्स दे रखे हैं। नेटवर्थ है से 400 करोड़, टर्नओवर है 600 करोड़, और नेट प्रॉफिट है 4 करोड़, और सब्सिडरी की हो गई है 500 करोड़ नेटवर्थ, और टर्नओवर हो गया है 900 करोड़, और ये हो गई 3 करोड़। किसको करनी है, किसको नहीं करनी है? सब्सिडरी को करनी है और होल्डिंग को नहीं करनी, ठीक है? बस इतना ही है, और कुछ नहीं, लिखना नहीं है, ठीक है? अब बात आती है कि इसमें नेटवर्थ क्या है। जहाँ से भी तुम्हें एरो बनाने में इजी हो बना लो, मैं तो कहीं से भी बना देती हूँ, क्योंकि नेटवर्थ क्या होता है बताइए, नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं जाना कि एकदम ही हम लोग अकाउंट्स में घुस जाए, वो तुम पढ़ के आए हो नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट निकालना, बट हमें एक बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। नेटवर्थ का कोई फार्मूला याद है क्या किसी को? लिखो, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ऐसा कुछ होता है ना, ये निधि कंपनी वगैरह में भी था, तुम्हें तो मैंने पढ़ाया है इसलिए मुझे याद है। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस बैलेंस, किसका बैलेंस? P&L का, चाहे क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, ठीक है? माइनस क्या करते हैं? हाँ नहीं, लॉसेस तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस तो हमेशा माइनस होते हैं। फिर डिफर्ड एक्सपेंडिचर, हाँ सही चीज़ याद आ रही है, लेकिन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स क्या होता है कि उसको हम इंक्लूड करते ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? वो प्लस होता है ना माइनस होता है, हाँ ठीक है? और अदर कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो वो ये सब माइनस कर दो, 3 चीज़ें। और इग्नोर क्या करना है? नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होता इसमें? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, और अगर हम लोग राइट बैक करते हैं, डेप्रिसिएशन या कोई अमालगमेशन का अमाउंट, लिख लो इसको एक बार। ये इसमें इसका मतलब है कि अगर हम नेटवर्थ लिख रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्थ का मतलब बेसिक्स क्या है, ठीक है? राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन या अमालगमेशन, कि हमने वापस से वैल्यू ऐड वगैरह करी या कुछ भी हुआ डेप्रिसिएशन का, तो वो हमें है ना इसमें इंक्लूड नहीं करना होता। हमें बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है, जितनी भी तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें फ्री रिजर्व, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम और बैलेंस ऑफ P&L, वो तो हमेशा ऐड होता है, और माइनस सिर्फ अपने खर्चे और लॉस करने हैं, इतना याद करना है, ठीक है? ठीक है? कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्थ रिगार्डिंग CSR, तो तुम्हें बस थ्योरेटिकल तो आना ही चाहिए समझ में ये चीज़। बाकी अगर और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड बनाना चाहेंगे तो वो एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो तुमने अकाउंट्स में सीखा होगा कि नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो पहले वो तुमसे नेट प्रॉफिट निकलवाएंगे, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो बियॉन्ड द लिमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैक्सिमम ये कर सकते हैं, आगे करेंगे ये सब, ठीक है?
राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, अमालगमेशन, इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करना है, मतलब बेसिकली हमें। ये आता भी तो डायरेक्ट लिखा हुआ होगा, जैसे राइट बैक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमें उसका ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर करना उसको, अगर आता भी है प्रैक्टिकल गलती से तो। अमालगमेशन ही है ये, अमोर्टाइजेशन इज डिफरेंट, वो तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन साथ में चलते हैं, वो नहीं है अमालगमेशन। अमालगमेशन की कोई वैल्यू आई, ठीक है, तो हमने ऐड किया उसको, ऐड बैक किया, तो उसको इग्नोर करना होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब मेरे को बताओ, अगर ये लिमिट हमने क्रॉस करी तो हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, पहले कमेटी तो बनाओ, वही तो चेक करेगी कि खर्चा होगा कि नहीं गया होगा, ठीक है। तो अगर हम बियॉन्ड लिमिट चले गए तो क्या करना पड़ेगा? कंस्टिट्यूट CSR कमेटी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक क्वेश्चन लिख लूँ, जगह है या लिख लिया? ये एक क्वेश्चन लिख लो यहीं पे, क्योंकि मैं हर कहीं ऐड कर देती हूँ इसको। जैसे ये जो कंपनियां तुमने लिखी है, ये सारी कंपनियां, तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि CSR, कमेंट क्वेश्चन देखो सुनो, CSR इज कंपनी स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक, कमेंट। हाँ, उसके बारे में कमेंट, मतलब होल्डिंग पे लग रहा है तो अपने आप लग जाएगा क्या? नहीं, कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है CSR का, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा है ना CSR करना ही हो, अगर होल्डिंग कर रही है तो सब्सिडरी को भी करना पड़ेगा, ये सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि CSR इंडिविजुअलिस्टिक है क्या, तो तुम्हें फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा होल्डिंग और सब्सिडरी का, कि होल्डिंग जो भी काम करती है ना बेसिकली, उसको जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो साथ में चलते हैं हमेशा, होल्डिंग सब्सिडरी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, होल्डिंग को CSR करना तो ज़रूरी नहीं सब्सिडरी को भी करना हो। तो ये कंपनी स्पेसिफिक है और इंडिविजुअलिस्टिक है, तो तुम्हें इसमें आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? कंपेरिजन करना पड़ेगा, ये होल्डिंग सब्सिडरी वाला पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि अगर होल्डिंग कंपनी पे CSR लग रहा है, नॉट नेसेसरी कि सब्सिडरी पे भी लगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि CSR इज इंडिविजुअलिस्टिक, कमेंट, ठीक है। पांच के नहीं आते, टाइम वेस्ट करने आते हैं ये 2-3 नंबर के। ESG में तो आ ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन। ESG में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, वो भी प्रैक्टिकली होगा, जिसमें जैसे तुम्हें 2% निकालना बता दिया, CSR लग रहा है कि नहीं लग रहा, खर्चा सही से किया कि नहीं किया, या नॉन कंप्लाइंस हो गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन यहीं पे आएंगे, ऐसे टाइम वेस्ट करने वाले। किसमें? नेट प्रॉफिट में? नेट प्रॉफिट जो तुमने पढ़ा होगा ना एग्जीक्यूटिव में, नहीं पढ़ा क्या? तो उसी तरीके से आएगा, कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट अगर देते हैं तो। वैसे तो वैल्यू दी हुई होती है, जैसे वो हम लोग देख लेते ना P&L की वैल्यू, हाँ नहीं वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो हमें एवरेज निकालना हो गया ना। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो तुमने सीखा हुआ है एग्जीक्यूटिव में, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, वैल्यूज दे रखी होगी, याद तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अरे भाई तुम्हें 1 साल हो गया पढ़े हुए। हाँ बोलना कनिका। हाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर सब्सिडरी कंपनी खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे CSR की लिमिट क्रॉस करती है तभी उसको करना है, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ये तो चलो सब्सिडरी की बात है, होली ऑन सब्सिडरी हुई तो उसका तो 100% स्टेक है होल्डिंग कंपनी के पास, उसको करना पड़ेगा, उसमें भी लिमिट देखेंगे, सही बात है। अरे भाई कंपनी स्पेसिफिक है, बात खत्म। कंपनी तो अलग अलग है ना, स्टेक किसी के पास भी हो, पूरा हो होली ऑन सब्सिडरी को, यहाँ तो सिर्फ सब्सिडरी लिखा हुआ है तुम्हारे पूरे कंपाइलर में और इन जगहों पे। मैं बोलती हूँ होली ऑन सब्सिडरी भी हो तो भी क्या है, कंपनी तो अलग है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाएगा कि कितना लिमिट क्रॉस हुआ है। वो होली ऑन सब्सिडरी अपना कमा रही होगी, तो उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा आ सकता है, तो उसको CSR करना है, बात खत्म। क्यों ऐसा कंपनी स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट में से हमें 2% निकालना है, तो तुम इतना कमा रहे हो तो वापस दो ना। समझ में आई चीज़? क्लियर हो गया?
और नहीं कमा रहे तो फिर तुमसे ज़बरदस्ती कैसे निकलवा सकते हैं। क्लियर हो गई चीज़। अब सुनो, इसका कंपोजिशन तुम्हें पता होगा, बताओ क्या होता है। CSR कमेटी का कंपोजिशन कौन कौन बैठता है? 2 नहीं होता, कितना होता है? 3 और मोर डायरेक्टर्स, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें से एक इंडिपेंडेंट आईडी अगर है तो। और अगर नहीं फिक्स है ये। तो तुम ये बोल रहे हो कि इन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम आपके 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, यही होता है। उसमें से एक आईडी होना चाहिए। तो एक आईडी अगर नहीं है हमारे पास तो तुम ये कह रहे हो, तो तुम ये कह रहे हो कि 3 ऑन नॉन आईडीज नहीं होने चाहिए, और तुम बोल रहे हो कि 2 से भी काम चल जाएगा, तो मिनिमम 3 नहीं हो तो भी चलेगा। अच्छा, नहीं, मैं नॉर्मल कंपनी की बात कर रही हूँ। जैसे मान लो पब्लिक कंपनी है, तो वो वाली पब्लिक कंपनी है जिसको आईडी रखने की जरूरत नहीं है, तो उनको 3 चाहिए कि 2 चाहिए, मैं ये पूछ रही हूँ। तो 3 नॉन आईडी नहीं रखना मतलब उनको। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? वापस अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट कंपनी को छोड़ो, प्राइवेट कंपनी में तो होते ही 2 है, वो लाएंगे कहाँ से, उनको छोड़ो एक बार। पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी में सबको आईडी रखना जरूरी है क्या? किसको रखना होता है? हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि तुमने चैप्टर 3 पढ़ लिया ESG का। अब बताओ तुम, चैप्टर 3 में दे रखी है ESG में लिमिट आईडी किसको रखना होता है? अरे देख के नहीं बताना, क्या नाम है? मानसी। सबसे ज्यादा ही बोरोइंग से कर दे, कंपनी डूब जाएगी। बोरोइंग ही होती है 50 करोड़। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। तो मतलब आईडी रखना सबको जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस कंपनी को आईडी रखना जरूरी नहीं है, पब्लिक की बात करें, सिर्फ पब्लिक की, और उसमें मिनिमम 3 तो होते ही है डायरेक्टर। तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर आईडी को हटा दें तो क्या 2 के साथ भी CSR कमेटी बन सकती है, या फिर मिनिमम 3 तो होने चाहिए पर आईडी ना हो। तो 3 नॉन आईडी से बनाओगे या फिर 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर से बनाओगे? अच्छा, आपको ये याद आ रहा है। दिविशा, अरे देख के नहीं बताना, बताओ। 2 और मोर, ये सबसे ज़्यादा केस बेस आने के चांसेस है ऐसी चीज़ों से। छोटी सी लाइन है बट देखो सुनो, ये इसका मतलब पता है क्या है कि आप है ना, ऐसा नहीं है कि आईडी तो रखना ही नहीं है, आपकी लिमिट भी रिड्यूस हो गई है। बहुत बड़ी बात है ना। एक तो आईडी नहीं रखना और ऊपर से 3 डायरेक्टर की लिमिट ही रिड्यूस कर देते हैं, फिर तो 2 से बना लो, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मल ऐसा होता है मिनिमम 3, एक आईडी। आईडी नहीं है तो मिनिमम 3 तो है, यहाँ पे 3 भी नहीं है, मिनिमम 2 ही हो जाएंगे। फिर समझ में ये चीज़ क्लियर हुई बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। सुनो मैं बताती हूँ। बुक में लिखा हुआ है प्रॉपरली, बट हमें कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए। अगर तुम्हारे आईडी है तो उसमें से एक आईडी होगा, आईडी है ही नहीं तो 2 से भी बना लो, कोई बात नहीं। 3 नॉन आईडी रखने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है कनिका, ठीक है। हाँ, मिनिमम 2 हो जाएगा, लिमिट भी रिड्यूस हो जाएगी। खाली आईडी की वजह से एक एडिशनल लिमिट बढ़ी हुई है, ऐसा समझो तुम, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम ही 2 ही होते हैं, तो वो तो वैसे भी 2 ही होंगे। आईडी रखना होता है क्या प्राइवेट कंपनी को? प्राइवेट कंपनी को आईडी रखना जरूरी होता है क्या? नहीं होता। तो अब तुम मुझे बताओगे कि आईडी किसको रखना होता है? हाँ, इन्होंने लिमिट ही रिड्यूस कर दी आईडी की वजह से। समझ में आई चीज़? तो अगर आपके CSR कमेटी में 2 डायरेक्टर भी बैठ रहे पब्लिक कंपनी में तो चलेगा, अगर आईडी नहीं है तो। आईडी है तो एक आईडी बैठा दो, तो अपने आप ही 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को 3 सिनेरियोज है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, या फिर प्राइवेट कंपनी है। ये 3 सिनेरियोज बन रहे हैं हमारे। वैसे तो 4 बन रहे, फॉरेन कंपनी भी है। तो तुम मुझे बताओ, लिस्टेड को आईडी रखना पड़ता है क्या? देखो, लिस्टेड पे हर चीज कैसे चलती है, मस्ट। अनलिस्टेड पे मे बी, है ना, ऐसे ही होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ये छूट होता है, इसमें करना है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ में ये चीज?
लिस्टेड कंपनी हमेशा मस्ट पे चलती है, इनको सब काम करने होते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं बना जो लिस्टेड नहीं करेगी, इनको किसी चीज़ से एग्जम्पशन नहीं है, इनफैक्ट इनकी पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सेबी लगाता है, कंपनी लॉ नहीं लगाता, ठीक है। दूसरी चीज़, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में मे बी में चलता है, लिमिट से ऊपर आ गए तो करना है, नहीं आ गए तो नहीं करना, मोस्ट ऑफ द प्रोविजन में। और प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन ही मिलता है आधी चीज़ों में, तो वो करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो ना करें, कोई पेनल्टी प्रोविजन नहीं है। शुड है, आईडी रखना शुड है, किसके लिए? प्राइवेट कंपनी। रखना चाहेगी तो रखेगी, नहीं रखना चाहेगी तो नहीं रखेगी, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन तो हमें पता ही है, क्या ही हो जाएगा? 2 और मोर, 2 और मोर। तो यहाँ पे क्योंकि आईडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो आईडी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सुनो, जो लिस्टेड कंपनी उनको कितने आईडी रखने पड़ते बताएगा क्या कोई? 1/3, हमेशा 1/3 ही होता है। हाँ, तुम बताओ क्या बता रहे हो मेरे को? ऑडिट कमेटी और एनआरसी की लिमिट्स बता रहे हो, कंपोजिशन बता रहे हो। चेयरमैन के हिसाब से देखते हैं। अरे भूल गए क्या? एक तो तुमने CBLODR में पढ़ा हुआ है और तुम CF में भी पढ़ रहे होंगे या तो मैम से, ठीक है। सुनो मेरे को बताओ, सबसे पहले या तो तुम्हारा चेयरमैन कैसा होगा? एग्जीक्यूटिव नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव, तो 1/3 रख लो। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है कंपनी से, तो 1/3 आईडी होंगे, बढ़िया हो जाएगा। 1/3 आईडी याद आ रहा है क्या? हाँ, और अगर नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ, अगर तुम्हारा NED तो है पर रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर, ऐसा था, है ना, तो हाफ, बिल्कुल याद आ गई क्या? या फिर क्या है, केस बन रहा है प्रमोटर हो, अगर आपका चेयरमैन किससे रिलेटेड हो, या तो खुद प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है, रिलेटेड टू प्रमोटर है। रेगुलेशन बताओगे क्या? मैम हमें लिमिट याद नहीं, रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 17 CBLODR। CBLODR अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ओपन बुक के लिए सब आना चाहिए, सब सारे सब्जेक्ट्स समझ में आई बात? ये कहाँ पढ़ा है तुमने? ESG के चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में ये सब, ठीक है। अब मेरे को कौन बताएगा कि ये तुमने वैसे बता दिया मुझे काफी कुछ। पेड अप कैपिटल तुम्हारी किससे ज्यादा हो जाए? 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और बोरोइंग्स लिख दूं? हाँ सेम है, ऑडिट कमेटी, एनआरसी और ये आईडी की रिक्वायरमेंट सेम है, लिमिट बिल्कुल सेम है, ठीक है, तीनों की सेम है, ठीक है। बताओ बोरोइंग कितनी है? एक्सीडिंग है, इक्वल्स टू है क्या यहाँ पे? तो इनको रखना आईडी, नहीं तो नहीं रखना, इसमें नहीं फॉल कर रहे तो आईडी रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई चीज? क्लियर हो गया? टाइम हो गया, बस एक छोटी सी टेबल बना के जाती हूँ मैं, फिर बनाते रहना। तो लिखा नहीं है तुमने? ये इसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहो करो। कहाँ से नहीं लिखा? ये सब तो हमने लिख ही लिया, ये क्वेश्चन लिख लिया कि सबने स्पेसिफिक, तो बस यहाँ से लिखना है। एक काम करो, यहाँ पे फॉरेन कंपनी को इंक्लूड मत करो, ये टेबल पे लिखवा दूंगी मैं, अभी तो ये तीनों से हमें मतलब है, ठीक है। टेबल फिर कल ही बना लेंगे हम लोग, अभी ये लिख लो, ठीक है। थैंक यू।